जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ चैनल पे। आज हम लोग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर किया करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। नासा ने आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। इसमें किस भारतवंशी को जगह दी गई? तो आंसर कीजिए। नासा के द्वारा आर्टेमिस चंद्र अभियान के तहत 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिसमें से किस एक भारतवंशी को जगह दिया गया है? ऑप्शन ए पैगी विटसन, ऑप्शन बी राजाचारी, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी अब लियू यांग। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर करेंगे तो आप सभी जानते हैं नासा के द्वारा आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिसमें से भारतीय हैं राजाचारी। याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो नासा के द्वारा आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, जिसके तहत भारतवंशी राजाचारी को जगह दी गई है। आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप याद रखिएगा। जैसे आपको पता होगा तो आप कमेंट करेंगे, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो आप जानते हैं LCA तेजस। तेजस जो है भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान है, याद रखना है। आपसे पूछेगा भारत की पहली इस सवाल का आंसर करेंगे, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? बताएं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम है साल्की। तो याद रखिएगा, भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है? साल्की। साल्की भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है साल्की, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे INS अरिहंत क्या है? INS अरिहंत क्या है? तो आंसर करेंगे INS अरिहंत क्या है? तो याद रखना है INS अरिहंत एक प्रकार का पनडुब्बी है। क्या है? INS अरिहंत पनडुब्बी है। क्या है? INS अरिहंत पनडुब्बी है। क्या है? INS अरिहंत पनडुब्बी है। याद रखिएगा, INS अरिहंत क्या है? पनडुब्बी है, याद रखेंगे। ठीक है, और आपको याद रखना है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो याद रखना है INS अरिहंत। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप जानते हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे 1984 ईस्वी में, है ना। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला का नाम। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है, याद रखिएगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए किस डांस को खेल के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर करेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए किस डांस को खेल के रूप में मान्यता दी है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ब्रेक डांस। याद रखेंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए ब्रेक डांस को खेल के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। तो ब्रेक डांस को खेल के रूप में मान्यता दिया जाएगा वर्ष 2024 में होने वाला ओलंपिक गेम्स में, याद रखिएगा। अब यहां से सवाल क्या बनेगा? आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से सवाल आपका पूछ सकता है। तो कितने में नंबर का ओलंपिक था ये?
तो याद रखना है 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो आपसे पूछे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था टोक्यो में। ठीक है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, इसलिए इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 भी कहा जाता है। ठीक है, तो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ। कब से कब तक, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो में खेला गया था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, याद रखेंगे। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको पता होगा यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा, आपसे पूछ सकता है कि भारत को कुल कितना पदक मिला, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल 7 पदक मिला। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिला था, याद रखिएगा। और भारत को कौन सा रैंक मिला था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला था। कितना, तो भारत जो है 48वें रैंक पे रहा था। 7 पदक के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा, याद रखिएगा। अमेरिका टोक्यो ओलंपिक में 1 नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे नंबर पे रहा चीन, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन और 48वें नंबर पे भारत रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा यहाँ से जो सवाल बनता है आपको पूछ सकता है, ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला, मीराबाई चानू को कौन सा पदक मिला और किस खेल से जुड़ी हुई हैं मीराबाई चानू और कहाँ की रहने वाली हैं मीराबाई चानू। तो फटाफट आंसर करेंगे। तो आपको याद रखना है मीराबाई चानू जी को रजत पदक मिला। कौन सा पदक मिला, रजत पदक मिला। किस खेल के लिए, भारोत्तोलन के लिए। ठीक है, तो याद रखना है मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए रजत पदक मिला। और मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। ठीक है, तो मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। मीराबाई चानू को ओलंपिक जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ उसमें रजत पदक मिला। भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। तो आपसे पूछ सकता है कितने मीटर के भाला, कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका था। तो आपको याद रखना है 87.58 मीटर। बाकी आप सभी चीज़ जानते हैं, बस आपको ये डेटा याद रखना है कि 87.58 मीटर भाला फेंका था इन्होंने, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। तो देश के पहले फील्ड और ट्रैक एथलीट कौन है जिनको ओलंपिक में स्वर्ण मिला, नीरज चोपड़ा। कितना मीटर फेंके थे, तो 87.58 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं, तो हरियाणा के हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले व्यक्ति या पहले खिलाड़ी, तब आप याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अभिनव बिंद्रा शूटिंग के लिए जाने जाते हैं, निशानेबाज हैं, आप जानते हैं। तो याद रखना है कि व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक। अभिनव बिंद्रा शूटिंग के प्लेयर हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपसे पूछ सकता है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया का कहाँ के रहने वाले हैं, रवि कुमार दहिया को कौन सा पदक मिला और किस खेल से संबंधित है रवि कुमार दहिया। तो फटाफट आंसर करेंगे। रवि कुमार दहिया को रजत पदक मिला। रवि कुमार दहिया कहाँ के हैं, तो याद रखना हरियाणा के हैं रवि कुमार दहिया और रवि कुमार दहिया कुश्ती के प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि रवि कुमार दहिया को रजत पदक मिला है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं रवि कुमार दहिया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लवलीना बोर्गोहेन कहाँ की हैं, लवलीना बोर्गोहेन, तो आप बताएंगे लवलीना बोर्गोहेन। इंपॉर्टेंट सवाल है, लवलीना बोर्गोहेन कहाँ की हैं और कौन सा पदक जीता है लवलीना बोर्गोहेन ने। मुक्केबाज की प्लेयर हैं, मुक्केबाजी के लिए जाने जाती हैं लवलीना बोर्गोहेन। तो याद रखिएगा मुक्केबाजी के लिए जानी जाती हैं लवलीना बोर्गोहेन और इनको कांस्य पदक मिला है। लवलीना बोर्गोहेन को कांस्य पदक मिला है। आसाम की रहने वाली हैं लवलीना बोर्गोहेन। तो याद रखिएगा आसाम की रहने वाली हैं लवलीना बोर्गोहेन, इनको कांस्य पदक मिला है ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए, याद रखिएगा। पीवी सिंधु को तो आप सभी जानते हैं, पीवी सिंधु को भी कांस्य पदक मिला है बैडमिंटन के लिए। पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। तो पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। बजरंग पुनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और
सवाल पूछ सकता है बजरंग पुनिया जी से। तो बजरंग पुनिया किस खेल से जुड़े हैं? तो बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इनको कांस्य पदक मिला है, याद रखना है। ठीक है, तो पूछेगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला। बजरंग पुनिया कुश्ती के प्लेयर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हॉकी वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला टोक्यो ओलंपिक में? तो पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? आप जानते हैं पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला। तो याद रखना है पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कितने साल के बाद कोई पदक मिला? तो 41 साल के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखना। ठीक है, 41 साल बाद हॉकी में भारत को कोई पदक मिला है, 41 वर्षों बाद। ठीक है, 41 वर्षों बाद ओलंपिक में पदक, याद रखना है 41 वर्षों बाद ओलंपिक में पदक मिला है भारत को। तो आपसे पूछेगा कि कितने वर्षों के बाद भारत को ओलंपिक में पदक मिला है? तो 41 वर्षों बाद ओलंपिक पदक मिला है भारत को, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा पदक मिला? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक मिला है हॉकी टीम को, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा लास्ट बार जो भारत को, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला था ओलंपिक में? तो लास्ट बार याद रखना है गोल्ड मिला था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। तो आपसे पूछेगा 1980 ओलंपिक में भारत को कौन सा मेडल मिला था? तो 1980 ओलंपिक में भारत को गोल्ड मिला था। ठीक है, 1980 ओलंपिक में गोल्ड मिला था भारत को। ठीक है, गोल्ड जीता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पूछेगा कि 1980 ओलंपिक में हॉकी टीम को क्या मिला था? तो गोल्ड मिला था, याद रखिएगा। और पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रीड पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं, याद रखिएगा। भारत ने 41 साल के बाद ओलंपिक में पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक मिला है, याद रखिएगा। और जो एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेगा कि हॉकी के लिए गोल्ड किसको मिला है? ठीक है, हॉकी का गोल्ड किसको मिला? अब आप बताएं हॉकी का गोल्ड किस टीम को मिला? टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड किसको मिला? ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड किस देश को मिला? ठीक है, तो बताएं, आंसर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड किस देश को मिला? बेल्जियम को मिला। तो ये सवाल आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का गोल्ड मिला था बेल्जियम को। ठीक है, चलिए, तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिएगा। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता? इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे। 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? तो आंसर करें, वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किनको मिला? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना अरूजो को। याद रखिएगा, वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड कैरोलिना अरूजो को मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना अरूजो को रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से और सवाल आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ सकता है पहला ऑस्कर पुरस्कार किस अभिनेता को मिला था? बताएंगे, आंसर करेंगे। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या है? ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता, तो ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम आप जानते हैं क्या है? ऑस्कर जीतने वाले पहले एक्टर का नाम पूछेगा सवाल ये, एमिल जेनिंग्स। याद रखिएगा, ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम क्या है? एमिल जेनिंग्स। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम है एमिल जेनिंग्स, याद रखेंगे। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता एमिल जेनिंग्स, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और मदर टेरेसा को 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला और 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 1979 में और भारत रत्न 1980 में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी, तो आपको याद रखना है विश्वनाथ आनंद जी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है
आपको बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है। तो आप जानते हैं देविका रानी रोरिक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति हैं। तो देविका रानी रोरिक दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति, याद रखिएगा। इसके अलावा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, तो आप जानते हैं विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? विनोबा भावे, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा पूछता है ये सब सवाल। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पता है तो बताएंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो आंसर करें। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए भारत में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो अच्छा सवाल है, अगर आपको पता है तो आंसर करें। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बताएं। सही आंसर होगा 2000। क्या होगा आंसर? 2000 होगा या 1000 होगा? 1000 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए भारत में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है, तो 1000 आप याद रखिएगा, आंसर होगा 1000। अगला सवाल, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन दो एथलीट के नाम रहा? आंसर करेंगे। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन दो एथलीटों के नाम रहा? तो फटाफट आंसर कर दें, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किन दो एथलीटों के नाम रहा? ऑप्शन ए गीता फोगाट और मैरी कॉम, ऑप्शन बी बजरंग पुनिया और एलावेनिन वलारिवन, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया और गीता फोगाट, ऑप्शन डी गीता फोगाट और एलावेलिन वलारिवन। तो आपको जो आंसर लग रहा है आंसर कीजिए कमेंट, क्या होगा आंसर? तो याद रखना है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को मिला। ठीक है, तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किनको मिला? तो याद रखिएगा, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को मिला। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आप ध्यान रखिएगा जो आपसे पूछ सकता है अवार्ड से। जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किनको मिला? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किनको मिला? बताएंगे। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 पुराना हो गया लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको मिला? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। याद रखिएगा, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किनको मिला था? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किनको मिला? इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करेंगे। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किनको मिला? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जावेद अख्तर को मिला। याद रखिएगा, जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 मिला। तो अगर आपसे पूछे रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किनको मिला? जावेद अख्तर को मिला, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे एडिसन अवार्ड 2020 किसे मिला? तो टाटा पावर को एडिसन अवार्ड 2020 मिला, याद रखिएगा। इसके अलावा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 किसको मिला? हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसको मिला? तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसको मिला? तो याद रखना है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 नवीन पटनायक को मिला। किसको मिला? नवीन पटनायक को। ठीक है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसको मिला? तो याद रखना है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 नवीन पटनायक को मिला, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको मिला? तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, ठीक है, 2020 किसको मिला? तो NS धर्मसक्तु। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। NS धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला है। NS धर्मसक्तु को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किनको मिला? NS धर्मसक्तु को मिला।
NS धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और सवाल है जो बहुत पूछता है, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड पूछ सकता है आपसे। कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड बहुत बार पूछा जा चुका है। कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 आपको बताना है किसको मिला है। कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 किसको मिला है, तो याद रखना है जसविंदर बिलान को, ठीक है, याद रखना है जसविंदर बिलान को, ठीक है। कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 का है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जसविंदर बिलान को, तो याद रखना है कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 किसको मिला है, जसविंदर बिलान, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज शेयर कीजिएगा आप सभी। अगला सवाल, पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को किस योजना को मंजूरी दी है। तो आंसर करेंगे पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से, पब्लिक वाईफाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में किस योजना को मंजूरी दी है, तो याद रखना है PM वानी योजना, ठीक है। तो याद रखना है आंसर क्या हो गया, PM वानी योजना, ठीक है। और वाईफाई का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं वायरलेस फिडिलिटी नेटवर्क होता है वाईफाई का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। और वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस, क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया गया है यहाँ पे, देखिए PM वानी, ठीक है। तो वाईफाई एक्सेस, ठीक है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, तो ये भी याद रख सकते हैं PM वानी। तो वानी यानी WANI, तो वानी का मतलब हो गया वाईफाई, W से वाईफाई, A से एक्सेस, N से नेटवर्क और I से इंटरफेस, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। तो PM वानी योजना याद रखना है। और अगर पूछ दे WANI का फुल फॉर्म क्या है, तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, विच ऑफ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू गेट 100% ऑर्गेनिक स्टेटस, 100% जैविक दर्जा प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आपको बताना है 100% जैविक दर्जा प्राप्त करने वाला इंडिया का ऑर्गेनिक पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन देखिए और आंसर करें, क्या आंसर होना चाहिए। तो याद रखना है लक्षद्वीप आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 100% जैविक दर्जा प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। आप जानते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों से बना है, याद रखना है अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित, अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा द्वीप है। अगर आपसे पूछे अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह, याद रखिएगा। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ है। तो अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है लक्षद्वीप समूह, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं, तो आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितना द्वीप है, पूछेगा कभी कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितना द्वीप है, तो कुल 36 द्वीप है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, याद रखना है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का भाषा क्या है, तो मलयालम यहाँ की भाषा है, क्या है, मलयालम, तो याद रखना है मलयालम यहाँ का भाषा है, यहाँ का लैंग्वेज है, ठीक है। तो 100% जैविक दर्जा पाने वाला इंडिया का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप, ठीक है। आंसर ऑप्शन ए, याद रखिएगा। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। आंसर करेंगे किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। तो आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, आंसर ऑप्शन बी। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। क्या नाम था, नेफा। तो आपसे पूछेगा नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा, याद रखिएगा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रखिएगा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी। तो आपसे पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नेफा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता था या क्या होता है, तो नेफा का फुल फॉर्म था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा सवाल यहाँ से बनता है। जैसे आपसे पूछेगा दिफू पास कहाँ पे है, दिफू दर्रा कहाँ पे है, तो दिफू पास है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला पास कहाँ पे है, तो आप जानते हैं बोमडीला पास है अरुणाचल प्रदेश में, तो दिफू पास अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग कहाँ पे है, तो याद रखना है सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा नेशनल पार्क यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, तो याद रखना है कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे, कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कामलांग नेशनल पार्क लिख दे रहे हैं। कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ईटानगर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिख रहे हैं, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। मॉडलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, तो मॉडलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, मॉडलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश जो है आपका गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछेगा अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो याद रखना है गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया, आंसर करेंगे इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया। तो अच्छा सवाल है, अगर पता है तो आंसर करें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आंसर करें, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिका सोरेन स्टेम। याद रखना है एनिका सोरेन स्टेम। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, आईजीएफ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो याद रखना है एनिका सोरेन स्टेम। ठीक है, तो एनिका सोरेन स्टेम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है एनिका सोरेन स्टेम को याद रखेंगे। अब गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सा होता है, तो आप जानते हैं गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सा है। बाकर कप गोल्फ के लिए दिया जाता है, बाकर कप, बाकर कप गोल्फ से संबंधित है। इसके अलावा याद रखना है सर्किट कप गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, पूछता है राइडर कप, तो याद रखिएगा राइडर कप किससे संबंधित है, तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। डनहिल कप किससे संबंधित है, तो याद रखना है डनहिल कप का संबंध भी गोल्फ से है, तो डनहिल कप गोल्फ से संबंधित है। याद रखना है वनेमकर कप, ठीक है, वनामकर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वनेमकर ट्रॉफी भी गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा राइडर कप, बाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप, वनेमकर ट्रॉफी और प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, एनिका सोरेन स्टेम को इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया, याद रखिएगा। अगला सवाल, मालदीव की जगह अब कौन सा देश 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी करेगा। तो अच्छा सवाल है, अगर आपको पता है तो आंसर करेंगे मालदीव की जगह अब कौन सा देश 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी करेगा। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, आपको बताना है। ठीक है, मालदीव पहले करने वाला था, तो मालदीव की जगह पे अब कौन करेगा, तो ये आपको बताना है। तो मालदीव की जगह अब कौन सा देश 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर। याद रखिएगा मालदीव की जगह अब मेडागास्कर 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी करेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा आप जानते हैं मेडागास्कर जो है कहाँ कहाँ स्थित है, तो याद रखना है मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, हिंद महासागर का
सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। याद रखना है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, याद रखिएगा। और मालदीव से क्या सवाल पूछ सकता है? तो मालदीव के बारे में पूछ सकता है कि दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, याद रखिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में, तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। याद रखना है कि मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, याद रखेंगे। और 8 डिग्री चैनल तो आप जानती हैं कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना है मालदीव की जगह अब 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी मेडागास्कर करने वाला है, ऑप्शन सी। तो क्लास को प्लीज आप लोग शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो अच्छा सवाल है, इंटरनेशनल पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना है 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है, 11 दिसंबर को, याद रखेंगे। अगला सवाल, व्हेन इज यूनिसेफ डे? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपको पता है तो आंसर करेंगे यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 13 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 11 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो आंसर करेंगे यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आंसर हो गया 11 दिसंबर। और 11 दिसंबर को याद रखना है माउंटेन डे भी मनाया जाता है, पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है, और 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सवाल आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये तो याद रखिएगा, बाकी आपको याद रखना है दिसंबर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दिन होता है। तो जैसे आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पूछेगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जनवरी महीना में मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अक्टूबर में मनाया जाता है, तो कितना अक्टूबर को? 8 अक्टूबर, याद रखिएगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और गोवा ऑपरेशन विजय के द्वारा आज़ाद हुआ था, यानी गोवा को आज़ाद करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, याद रखेंगे। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, याद रखेंगे। तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर करें। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन है? आंसर करेंगे वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष किनको बनाया गया है? वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर डी जेना वोल्डिज, जेना वोल्ड्रिज। याद रखिएगा, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन है? जेना वोल्ड्रिज। जेना वोल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखिएगा, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनाई गई है जेना वोल्ड्रिज। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में है? तो आंसर करेंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी के ऊपर, किस नदी के ऊपर? सोन नदी के ऊपर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। और किसने किया है उद्घाटन? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी, बिहार आपका सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2020 ईस्वी में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। याद रखिएगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला सवाल, किस देश के अमीर शेख नवाफ अल सबाह अहमद अल ने शेख अबा, डबल डबल लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, आपको बताना है किस देश के शेख नवाफ अल सबाह अहमद अल ने, ठीक है, 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया। तो आपको बताना है किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं शेख नवाफ अल सबाह अहमद अल। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए बताएंगे। तो याद रखना है कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं शेख नवाफ अल सबाह अहमद अल। ठीक है, शेख नवाफ अल सबाह अहमद अल किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, किस सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का फैसला किया है? तो आंसर करें, किस सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने लगाने का फैसला किया है? आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए, क्या आंसर हो सकता है। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। याद रखना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तो याद रखना है, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पीजी कोर्स करने के बाद 10 साल की सरकारी नौकरी की अनिवार्यता और बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, किस प्रतिष्ठित मैगजीन ने दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर के बजाय 2020 को रेड क्रॉस एक्स से दर्शाया है? तो आंसर करेंगे, कौन सा ऐसा प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसने दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर के बजाय 2020 को रेड क्रॉस एक्स से दर्शाया है? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर ए टाइम मैगजीन। तो याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर नहीं लगाई। उन्होंने क्या किया था? रेड क्रॉस एक्स से मतलब दर्शाया था कवर पेज को। तो याद रखिएगा, टाइम मैगजीन ने ऐसा किया था। तो आपका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो याद रखना है, टाइम मैगजीन के द्वारा दिसंबर 2020 के कवर पेज पर किसी बड़ी हस्ती की तस्वीर के बजाय रेड क्रॉस एक्स से दर्शाया गया था। आंसर ऑप्शन ए।
अगला सवाल, महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2020 को किस फेस्टिवल का आयोजन किया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है? तो आंसर करें, क्या आंसर हो सकता है? महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2020 को किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव। ठीक है, तो याद रखिएगा, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। इसको संबोधित किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला सवाल, फुटबॉल खिलाड़ी पाओलो रासी का 10 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो आंसर करेंगे, फुटबॉल खिलाड़ी पाओलो रासी का हाल ही में निधन हो गया, मतलब पुराना हो गया लेकिन फिर भी पूछ सकता है। तो आंसर करेंगे, फुटबॉल खिलाड़ी पाओलो रासी का 10 दिसंबर 2020 को निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? आपको याद बस यही रखना है कि फुटबॉल खिलाड़ी थे पाओलो रासी। ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी थे पाओलो रासी और किस देश के खिलाड़ी थे ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, इटली के फुटबॉलर पाओलो रासी का निधन हो गया। याद रखिएगा, इटली के फुटबॉल खिलाड़ी थे पाओलो रासी जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो पाओलो रासी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के फुटबॉल खिलाड़ी पाओलो रासी का निधन, याद रखिएगा। अगला सवाल, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो बताएंगे, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पूछ रहा है आपसे, तो आंसर करें, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है, 131वां। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 131वां स्थान मिला था, याद रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनेगा, तो आप याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछ सकता है, अभी आप करेंट में आंसर कर दीजिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो इस सवाल का आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? और एक नंबर पे कौन रहा? नॉर्वे। याद रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें एक नंबर पे नॉर्वे को रखा गया और भारत को 142वें नंबर पे रखा गया। तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया, जबकि नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है ग्लोबल जेंडर गैप, तो आपको बताना है ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और एक नंबर पे कौन है? तो आइसलैंड। याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक नंबर पे है आइसलैंड। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक नंबर पे है आइसलैंड। और भारत को कितनावां स्थान मिला है? तो भारत को 140वां स्थान मिला है। और ये कौन सा ईयर का है? तो 2021 का। तो याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आइसलैंड को पहला स्थान मिला और भारत को 140वां स्थान दिया गया, याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है विश्व खुशहाली सूचकांक 2021, तो आंसर करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना है, विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड एक नंबर पे रहा। कौन एक नंबर पे रहा? विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड एक पे रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में फिनलैंड एक पे रहा, याद रखिएगा। और भारत 139 नंबर पे रहा। भारत 139 नंबर पे रहा। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत 139 नंबर पे रहा और फिनलैंड पहले नंबर पे रहा, याद रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है, इसको आप याद रखिएगा।
और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला। और भारत को याद रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लास को प्लीज शेयर करें आप सभी। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को होगा? आंसर करेंगे, भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में स्वाधीनता सड़क का शुभारंभ किया गया। तो स्वाधीनता सड़क किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है स्वाधीनता सड़क, याद रखेंगे। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 17 दिसंबर 2020 को बांग्लादेश वर्चुअल समिट में रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो आपको बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 17 दिसंबर 2020 को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में रेल लिंक का उद्घाटन किया। तो उस रेल लिंक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, आंसर होगा चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। आंसर क्या होगा? चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा भारत बांग्ला वर्चुअल समिट किया गया था, लीड किया गया था, उसमें रेल लिंक का उद्घाटन किया गया था। और रेल लिंक का नाम क्या है? तो याद रखना है, चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। आंसर हो गया ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 42वां संचार उपग्रह 17 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो आपको बताना है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 42वां संचार उपग्रह लॉन्च किया गया। तो इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है CMS-01, CMS-01। तो याद रखिएगा, CMS-01 संचार उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर हो गया CMS-01। अगला सवाल, नीति आयोग ने दिसंबर 2020 में विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया। इसे क्या नाम दिया गया है? तो आंसर करेंगे, नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2020 में विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जन स्वास्थ्य निगरानी। तो याद रखेंगे, नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2020 में विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया? जन स्वास्थ्य निगरानी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो नीति आयोग के द्वारा विजन 2035 का एक श्वेत पत्र जारी किया गया है, जिसको नाम दिया गया है जन स्वास्थ्य निगरानी। याद रखेंगे। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र 2020 को किस वजह से आयोजित न करने का फैसला किया? तो एकदम आसान सवाल है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र 2020 को कोविड-19 की वजह से आयोजित न करने का फैसला लिया था। आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र वर्ष 2020 को आयोजित नहीं करने का फैसला किया। अब अगला सत्र कब होगा? ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है। तो आंसर कीजिए, आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखना है जनवरी 2021। ठीक है, याद रखना है, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र वर्ष 2020 को आयोजित नहीं किया था, और उसके बाद अगला सत्र जो हुआ था वो जनवरी 2021 में हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कोविड-19 की वजह से किस देश के प्रधानमंत्री अम्ब्रोस मांडुवुलो डालामिनी का निधन हो गया? आपको बताना है, किस देश के प्रधानमंत्री अम्ब्रोस मांडुविलो डालामिनी का निधन हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? एस्वातिनी। ठीक है, तो याद रखना है, एस्वातिनी के प्रधानमंत्री अम्ब्रोस मांडुवुलो डालामिनो का निधन हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, एस्वातिनी के प्रधानमंत्री अम्ब्रोस मांडुविलो डालामिनी का निधन हो गया। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया? तो इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में, याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार किसे मिला?
तो याद रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया प्रोफेसर रॉबर्ट डिबुलार्ड को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार प्रोफेसर रॉबर्ट डिबुलार्ड को दिया गया। किसे दिया गया? प्रोफेसर रॉबर्ट डिबुलार्ड को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। याद रखेंगे। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया? तो आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? याकोब सवदोगो। याद रखिएगा याकोबा सवदोगो। ठीक है, याकोबा सवदोगो को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है, लेकिन किस श्रेणी में? तो याद रखना है कि प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार दिया गया याकोबो सवदागो को। याद रखिएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नीति नेतृत्व श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार किसे दिया? तो आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नीति नेतृत्व श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार किसे दिया? तो आंसर क्या होगा? फ्रैंक बैनिमारामा। याद रखिएगा, फ्रैंक बैनिमारामा। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नीति नेतृत्व श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया? तो याद रखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार नीति नेतृत्व के श्रेणी में मिला है फ्रैंक बैनिमारामा को। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 और उद्यम श्रेणी में आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत उद्यमी दृष्टि श्रेणी में एंटरप्रेन्योर विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, तो बताइए आंसर क्या हो सकता है? तो आपका सही आंसर होगा मिंडी लुबेर। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? मिंडी लुबेर। ठीक है, तो आंसर याद रखना है मिंडी लुबेर आपका आंसर होगा। मिंडी लुबेर को, ठीक है, मिंडी लुबेर को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत उद्यमी दृष्टि श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत उद्यमी दृष्टि श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिंडी लुबेर को मिला है। याद रखेंगे। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विज्ञान और नवाचार श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसको मिला? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विज्ञान और नवाचार श्रेणी में चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार किसे दिया? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर फैबियन ले एंड टर्ज को। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विज्ञान और नवाचार श्रेणी में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया? तो डॉक्टर फैबियन को। याद रखना है, डॉक्टर फैबियन को विज्ञान और नवाचार श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 2020 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, अमेरिका ने रूस के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर करेंगे अमेरिका ने रूस के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तुर्की। अमेरिका ने रूस के S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर तुर्की पर बैन लगा दिया। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। याद रखिएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के किस राज्य को सौंपने की घोषणा की है? तो आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत के किस राज्य में सौंपने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा कहा गया है, ठीक है, कि वर्ष 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप जो होगा ये भारत में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में होगा। और भारत के किस राज्य में होगा ये आपको बताना है। तो आंसर होगा उड़ीसा।
ठीक है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत को सौंपा है और कहाँ पे, भारत के उड़ीसा में होगा। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है वर्ष 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप उड़ीसा में होगा। आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी किया है, इसका आयोजन किस देश में होगा। तो आंसर करेंगे आईसीसी ने महिला विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी किया है और महिला विश्व कप 2022 कहाँ पे होगा यह आपको बताना है। तो आंसर करें महिला विश्व कप 2022 कहाँ पे होने वाला है। तो महिला विश्व कप 2022 कहाँ होने वाला है, तो याद रखना है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो महिला विश्व कप 2022 कहाँ होने वाला है, तो याद रखिएगा महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में होने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, महिला विश्व कप T20 महिला विश्व कप या आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है, तो क्रिकेट का है। ठीक है, तो महिला विश्व कप 2022 का शेड्यूल जारी किया गया है, कहाँ होगा, न्यूजीलैंड में होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय, ये ओडीआई है, एक दिवसीय है। ठीक है, T20 नहीं है, एक दिवसीय है, ओडीआई। तो याद रखना है 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा। तो 12वां आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, न्यूजीलैंड करेगा, याद रखेंगे। ठीक है, और पूछे कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे होगा, तो 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, याद रखिएगा 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, याद रखेंगे। 25 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और 2023 में आईसीसी पुरुष 2023 का आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो आप जानते हैं 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है भारत में होने वाला है 50 ओवर का। तो याद रखना है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ होगा, भारत में होगा, याद रखिएगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया न्यूजीलैंड। तो क्लास को प्लीज आप लोग शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। अगला सवाल, पहलवान श्रीपति खान चांले का निधन 14 दिसंबर 2020 को हो गया, उन्हें कौन सा बड़ा पुरस्कार मिला था। तो आंसर करेंगे पहलवान श्रीपति खान चांले का निधन हो गया, वह उन्हें कौन सा बड़ा सम्मान मिला था आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, केसर हिंद, यानी के हिंद केसरी, याद रखना हिंद केसरी आंसर होगा। तो पहलवान श्रीपति खान चांले का निधन हो गया है, इनको हिंद केसरी का पुरस्कार मिला था। तो आंसर क्या होगा, हिंद केसरी पुरस्कार से सम्मानित पहलवान श्रीपति खान चांले का निधन हो गया, याद रखिएगा हिंद केसरी पुरस्कार से सम्मानित पहलवान श्रीपति खान चांले का निधन हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल, किस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद ने अर्णव गोस्वामी के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देने का प्रस्ताव पास किया। तो किस राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा अर्णव गोस्वामी के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देने का प्रस्ताव पास किया गया था। तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला सवाल, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निर्देशक दोबारा किन्हें बनाया गया। तो आंसर करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा किनको बनाया गया। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा किनको बनाया गया, सुधीर नारायण को। तो याद रखिएगा, सुधीर नारायण नहीं, उदय कोटक होगा आंसर, याद रखिएगा उदय कोटक। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निर्देशक किनको बनाया गया दोबारा, तो याद रखना है कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा बनाए गए उदय कोटक। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, तो याद रखना है कि कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा कौन बने हैं, तो उदय कोटक बने हैं, आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर करेंगे विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो एकदम आसान सवाल है, विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी। इतना ही सवाल था, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ रेगुलर रहें।
क्योंकि रेगुलर रहेंगे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ क्लास में रेगुलर रहिएगा और क्लास को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।